ओके भाई लोग, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक वापस आ चुका है। मतलब जिन्होंने भी सोलो लेवलिंग देखा होगा उन सबको पता है उसकी और मिस चाइयन की शादी हो चुका है और उसके बाद उनका एक बेटा होता है संग सूहो, जो कि बिल्कुल संग जिन्बू की तरह पावरफुल होता है, पर उसकी पावर्स को सीन कर दिया जाता है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये वही से शुरू होता है। सो भाई चलो अराइज। एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है आउटर गॉड्स, बाहर की भगवान, बहुत पुराने समय से उनके डिवाइन एग्जिस्टेंस जो कि अलग अलग यूनिवर्स को, अलग अलग महाविश्वों को बनाता था, उनको ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट बीइंग, जो कि एंडलेसली अपने मर्जी से सारे यूनिवर्स को बनाता जाता। और इन्हीं प्रोसेस में उनके हाथों से अलग अलग मटेरियल्स, सोल्स यानी आत्माएं और अलग अलग नियम अपीयर हुए। ओके, मैं नैरेट करता जाऊंगा, आप देखते रहना। हाउएवर एब्सोल्यूट बीइंग्स यानी भगवान, उनको थोड़ा सा बोर फील हुआ, पर जल्दी ही उनको एक नए तरह का एंटरटेनमेंट का सोर्स मिला और वो था लड़ाई देखना, वार देखना, वो भी उनके खुद के ही बनाए हुए चीज़ों के ऊपर, जिसको कि वो लोग खुद बनाते थे। एब्सोल्यूट बीइंग के लिए ये जो लड़ाइयाँ थी, ये जो वार्स थे, ये सब कुछ भी नहीं था, बस एंटरटेनमेंट का जरिया। उनके ही बनाए हुए कई सारे क्रिएशंस उनके सामने लड़ते, वार जोन में मरते, पर इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बस ये सब उनके लिए एंटरटेनमेंट था। पर एक दिन एक घटना हुआ जो कि सबको पूरी तरह से हिला के रख दिया। एक एब्सोल्यूट बीइंग जिसको कि उसके ही क्रिएशंस ने मार डाला था, बीइंग्स थे, वो अपने ही डायमेंशन से ये सारा खेल देख रहे थे कि एक दुनिया है जिसका मास्टर अब नहीं रहा, जिसको कि उसके ही क्रिएशंस ने मार डाला है। पर उनको इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं था, पर जिसमें उनका फोकस था, जिसका परवाह था, वो था पावर। जिस पावर को उस एब्सोल्यूट बीइंग छोड़ के गया था जो कि मर चुका है, वो दुनिया जिसका कि अब कोई भगवान नहीं है। और अब उस दुनिया को कब्जा करने के लिए हर एक भगवान हर एक डायमेंशन से यहाँ पे आ रहे हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे आ पाएगा, इस दुनिया पे आएगा, वही होगा इस दुनिया का मालिक। देखते हैं कि कौन कौन होता है इस दुनिया का असली हकदार, कौन लेता है इस दुनिया को पहले अपने कब्जे में। सीन शिफ्ट होता है, हम एक स्कूल में देखते हैं, वहीं पे हम सूहो को देखते हैं। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं हांगुक आर्ट यूनिवर्सिटी में चुन लिया गया हूँ। उसके दोस्त ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि संग सूहो जैसा कोई बंदा कैसे वहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। एक बंदा तो रो भी देता है, पर संग सूहो यानी सूहो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और कहता है, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन संग सूहो, सच में तुम्हें वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि मुझे जितना पता है तुम्हारे पास इतने टैलेंट तो बिल्कुल नहीं है। सो कहता है, किम संग चेहोल, आखिर क्या है इस बार, क्या है बताओ। वो उसके पास जाके कहता है, मेरा नाम किम संग चेहोल नहीं है, ली इंचुल है। सो कहता है, क्या? ओह अच्छा ये है। वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे सामने दो लड़कियों को देखते हैं, उसको लेके बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो ली इंचुल फिर से वही सब कर रहा है, बोली ग्रेजुएशन के दिन ये करना ज़रूरी है क्या? दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और देखो ना वो किसको बुली कर रहा है, वो बंदा जिसका कि माँ बाप है ही नहीं, फिर भी वो बंदा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा सूहो को मारने के लिए, पंच करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे आता है, पर तभी सूहो उसको एक नी स्ट्राइक करता है और उसके फेस पे जोर से मारता है और कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। पर तभी वो चौंकता है, क्योंकि उसके इतने ज़ोरदार किक्स के बावजूद उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ था। वो हंसते हुए कहता है, व्हाट द, क्या ये तुम? और तभी उसके हाथों को हम ग्लो होते हुए देखते हैं। वो अपनी मुट्ठी में ताकत देता है और जोर से एक पंच सूहो को मारता है। सूहो किसी तरीके से उस पंच को डॉस तो करता है, पर वो पंच जाके लगता है लॉकर पे। सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी देखते हैं लॉकर, वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक होल हो जाता है। वो बंदा भी अपनी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मेरे साथ ये क्या हुआ है? सूहो उसकी तरफ देख के बहुत हैरान हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बाद संग सूहो को देखते हैं, वो अब सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ता है। तभी वो जाते हुए सामने देखता है, उसके सामने एक गेट ओपन हुआ है, वहाँ पे नाकाबंदी लगाया गया है। तभी वहाँ से एक बंदा कहता है, कितने देर हुए वो लोग वहाँ पे गेट के अंदर गए हैं? दूसरा बंदा कहता है, 8 आवर्स हो चुके हैं सर, और जितना कि सिचुएशन देख के लगता है ये डी ग्रेड है,
पर अब तक तो उनको खत्म कर लेना चाहिए था ना। वो सब ये बातें कर ही रहा था। दूसरी तरफ सब अपने में ही बिजी थे, खुश थे। पर हम सुहो को देखते हैं, वो थोड़ा सा सैड है और सोचता है और एक गेट ओपन हुआ है। 3 साल पहले इस दुनिया में गेट्स ओपन होना चालू हुए थे, जिसने कि पूरी दुनिया को ही बदल दिया। एक गेट एक तरह का पोर्टल होता है जो कि दूसरे डायमेंशन, दूसरे डेंजन से हमें कनेक्ट करता है। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग देखा है तो ये सब कुछ आपको पता है। फिर भी चलो एक बार आप सबके लिए नैरेट करता हूँ। और कभी कभी तो उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन गेट से बाहर हमारी दुनिया में भी आते हैं और नॉर्मल लोगों को हार्म करना चालू करते हैं। और हमारे सर्वाइवल के लिए उसी वक्त जब से गेट चालू हुए थे, उसी वक्त से कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटीज़ जैसे कि मैजिक और अलग अलग तरह के पावर्स मिलने लगे। जिन लोगों को ये सारे पावर्स मिले उन लोगों को हम अवेकेंड कहते हैं। और ऐसा ही है आपका ये अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। पर एक बात, एक आदमी जिसका नाम था बू जिनचुल, उसी ने सब कुछ हैंडल किया। यह था कि उसी ने द हंटर एसोसिएशन को क्रिएट किया जो कि अवेकेनर्स के लिए था। अब हंटर एसोसिएशन की मदद से, अलग अलग हंटर्स की मदद से हम लोग ये जो केओस था इसको बहुत जल्दी मिटा पाने में, निपटाने में सफल हुए थे। पर अब इस दुनिया में लोग बदल चुके हैं। लोगों को हम 2 भाग में भाग कर सकते हैं, जैसे कि अवेकन हंटर्स और नॉन अवेकेंड या फिर नॉर्मल ह्यूमन। हम उसे एक जगह पे पेंट करते हुए देखते हैं। वो किसी एंट का पिक्चर पेंट कर रहा था और सोच रहा था ये दुनिया अब इतना अलग हो चुका है। एक नॉन अवेकेंड बंदा चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले पर एक ई रैंक के हंटर्स के बीच का जो गैप होता है उसको तक पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। अगर ये जो हंटर्स है वो गेट्स को नहीं रोकेंगे तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इन शॉर्ट, नॉन अवेकेंड जो ह्यूमंस होते हैं वो इन्हीं अवेकेंड बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पर अवेकेंड जो होते हैं वो इन नॉन अवेकेंड को छोड़ के भी ज़िंदा रह सकते हैं, पर नॉन अवेकेंड बिना अवेकेंड के इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते। और इसीलिए मैं हंटर्स का इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से मेरे जैसा नॉन अवेकेंड जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं है वो पीसफुली इस दुनिया में रह सकते हैं। पर इसी समय मैं थोड़ा सा अनईजी फील करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है और मैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ टू होते जा रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरा सर्वाइविंग वो भी अब दूसरों पर डिपेंड करता है। यह था कि एक वक्त था जब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, पर वो सब कुछ तब ख़त्म हो चुका था। सब कुछ मेरे अंदर एक वॉइड ने जगह कर ली। माँ हमेशा कहा करती थी कि मैं डैड की तरह दिखता हूँ, पर डैड वो इस सिचुएशन में क्या करते, इस हेल्पलेस सिचुएशन में। और तभी आवाज़ आता है सुहो। सुहो चौंकते हुए अपनी आँख खोलता है। वो खो चुका था। साइड में देखते हुए कहता है आर्ट इंस्ट्रक्टर। वो कहता है फोकस दे के आर्ट कर रहे हो, वैसे तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो देखता हूँ। सो कहता है ओह ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे हाथ बस अपने आप चल रहा है। उसके सर कहते हैं ये एक एंट है। अच्छा तरीका है ऐसे एंट को ड्रॉ करने का, या फिर मैं बोलूँ कि ये एक ह्यूमन एंट है। सो सोचता है पता नहीं क्यों मैं इस तरह की एक एंट को ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसके आर्ट में हम बेरू को देखते हैं और हमको पता है कि वो क्यों ड्रॉ कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर हम देखते हैं उसी गेट में हंटर्स जो कि अंदर गए थे वो अब वापस आ चुके हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बंदा एक हंटर को देखते हुए कहता है अच्छा काम किया आपने हंटर किम जंगसू। वो कहता है द डेंजन सबसेक्शन वो सक्सेसफुल हुआ। सबसेक्शन मतलब दोस्तों आपको पता है, मुझे कमेंट करके बोलो। और हाँ, एक नया रिपोर्ट दर्ज करने की ज़रूरत है। हम एक नए तरह के बीस से लड़े हैं आज। ये ह्यूमनॉइड बीस की तरह था, जिनके की आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम्स निकल रहे थे। वो लोग अटैक करते हैं अपने दांत और क्लॉज से, पर वो इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। मुझे थोड़ा सा स्क्रैच आया है अपनी बॉडी पर वो छोटे से माइनर बीस्ट थे, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता है सच में सर, ये इस तरह का बीस्ट था जिसे कि हम जानते भी नहीं। आई एम ग्लैड कि ये ज़्यादा डेंजरस नहीं था। ओके मिस्टर हंटर, अब उस बीस्ट को लेकर थोड़ा सा रिपोर्ट दर्ज कीजिए, थोड़ा सा बताइए। पर तभी हम उसी घाव के जगह को देखते हैं। उस घाव के जगह में ग्लो होने लगता है, ब्लू फ्लेम जलने लगता है और उस बंदे को तभी कुछ फील होता है। कुछ देर बाद वो कुछ जवाब नहीं देता। ये देख के दूसरा बंदा कहता है सर हंटर किम जोंग-सू, क्या हुआ आपको? पर तभी वो कुछ और कहता देखते हैं। वो बंदा उसे मुंह खोल के खाने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरे हंटर्स ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
उसका खून वहाँ पे गिरने लगता है। एक हंटर देख के कहती है, क्या ब्लू फ्लेम्स? ये तो उसी तरह का बीस्ट था ना जिनको कि डेंजर में हमने मारा था। तभी वो कुछ और कहती, उसको भी मार दिया जाता है। ये देखते ही सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं। वहाँ पे एक एक बंदे को मार दिया जाता है। देखते हैं बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, चीखने की आवाज़ सुनाई देता है। ये देख के जो आर्ट क्लास में वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, वो सब नीचे की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या चल रहा है, नीचे देखो। सुहो भी ये सुन के वहाँ पे जाता है, देखने की कोशिश करता है। देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही लोगों पर अटैक कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, खा रहे थे, और सबकी आंखों से, बॉडी से हम ब्लू फ्लेम निकलते हुए देखते हैं। एक बंदा वहाँ से कहता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आँख ग्लो कर रहे हैं, वो भी ब्लू, लगता है कि ये कोई बीस्ट जैसा है। एक लड़की वहाँ पे थी, वो कहती है, क्या लगता है जो डेंजन वहाँ पे था वो ब्रेक हो चुकी है। वो लोग बातें करने लगते हैं, चलो भागते हैं, चलो यहाँ से भागते हैं। पर कोई कहता है, नहीं, हमें शायद यहीं पे रहना चाहिए जब तक हंटर्स ना आ जाए। तभी वो अपने ही आर्ट इंस्ट्रक्टर को कहते हैं, सर आप तो एक हंटर है ना, आप तो एवेकन हो चुके हैं, तो चाहिए ना, प्लीज़ कुछ कीजिए। वो कहते हैं, नहीं, मैं तो बस एक ई रैंकर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। सो वो सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि सामने हम एक प्रोजेस्ट बीस्ट को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर था, अपने पैरों को ठीक कर रहा था और जंप की तैयारी करता है, और तभी जंप करता है। ये देखते ही सुहो सबको कहता है, भागो यहाँ से। पर जब तक वो कुछ करता, वो बीस्ट वहाँ से जंप करके इस बिल्डिंग पे आ चुका था। आते ही वो हमला कर देता है। सारे स्टूडेंट्स ये देख के डर चुके हैं, सुहो को देखते हैं, वो भी भाग रहा है। पर तभी सामने एक लड़की को देखता है। वो लड़की कहती है, मेरी पैर, उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं चल नहीं पाऊँगी, प्लीज़ मदद करो मेरी। सुहो देखता है, पर वो अपनी आँख बंद कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मैं एक हंटर को बुलाता हूँ, जल्दी बुलाता हूँ। पर जाते हुए सोचता है, डैम इट, इसका क्या मतलब था कि मैं एक हंटर को बुलाऊँ? इसका तो बिल्कुल ये मतलब था कि मैं उसे मरने के लिए वही छोड़ रहा हूँ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एवेकन भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ताकत भी नहीं है, मेरे जैसा कोई बंदा क्या कर सकता है। डैम इट, नॉन एवेकन। वो अपने आँख बंद कर लेता है और सोचता है, इस सिचुएशन में मैं आखिर क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को ब्लेम करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोचो संगसू हो, तुम क्या कर सकते हो। डैड आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। डैड। वो अपनी डैड के बारे में सोचता है, और तभी पीछे देखता है, उस बीस्ट को देखता है कि वो बीस्ट उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा था। वो लड़की रोने लगती है, डर चुकी है। तभी उस बीस्ट को देखता है जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए भाग रहा था। वो लड़की चीखने लगती है, पर तभी देखते हैं संगसू उसके ऊपर गैस सिलेंडर से हमला करता है, जिससे उस बीस्ट की थोड़ा सा खून निकल आता है। और वो सोचता है, अगर मेरे जगह पे डैड होते तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली यही करते। और तभी उसके सामने कुछ अजीब से सिस्टम जैसा नोटिफिकेशन आता है, ग्लिच होने लगता है और कुछ लिखा हुआ आता है, नोटिफिकेशन, तुमने रिक्वायरमेंट पूरा कर ली है, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द पावरलेस। सो ये बस एक चैप्टर था, कैसा लगा